आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है यश मलिक। रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि कैसे पोर्चुगल मई में अपना टूरिस्ट वीजा ओपन करने वाला है। उसके बाद आपके काफ़ी ईमेल्स आए थे, काफ़ी व्यूवर्स ने पूछा था कि पोर्चुगल वीज़ा के लिए ट्रैवल हिस्ट्री हम लोग कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हमने सेपरेट इन्फॉर्मेशन अपलोड की थी कि भाई पोर्चुगल के लिए आप अगर ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं तो ये आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद भी काफ़ी सारे व्यूवर्स अब जानना चाहते हैं सिमिलर प्रोसेस कनाडा के लिए, कि अगर कनाडा उन्होंने 2021 में प्लान किया हुआ है तो कनाडा के लिए क्या ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, क्या प्रोफाइल होनी चाहिए जिससे कनाडा का वीज़ा मिल जाए, सक्सेसफुली मिल जाए और रिफ्यूजल ना झेलना पड़े। और साथ में ये क्वेश्चन भी आ रहे थे कि कनाडा कब टूरिज्म अपने ओपन करेगा। जैसे यूरोप ने तो काफ़ी सारे देशों ने अनाउंस कर दिया वो मई में ओपन हो रहे हैं, और कईयों ने नॉन यूरोपियंस के लिए भी अपनी विंडोज ओपन कर दी हैं जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। तो ऐसे कनाडा अपना कब करने वाला है, तो ये सारी डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप नए दर्शक हैं इस चैनल के तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोई अपना इनपुट है उसे शेयर कर सकते हैं कमेंट में। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक बात कि ट्रैवल हिस्ट्री कभी भी मैंडेटरी नहीं होती। ये मैं आपको बिल्कुल साफ साफ क्लियर करना चाहता हूं कि कोई ऐसा लॉ नहीं है जिसमें सर्टेन कंट्री कहती हो कि हम आपको वीजा तभी देंगे जब आपके पास मैंडेटरी ट्रैवल हिस्ट्री होगी। हाँ, ट्रैवल हिस्ट्री का एक क्लॉज है, जरूर है। जब भी आपने देखा होगा कनाडा के लोग जब रिफ्यूज होते हैं तो उसमें लिखा होता है कि आपका ट्रैवल हिस्ट्री का एक ऐसा इनसफिशिएंसी हमने नोट करी है जिसकी वजह से हमने आपकी वीजा एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया और वीजा आपको नहीं दिया। तो जब ये मैंडेटरी नहीं है तो कैसे एम्बेसी या कैसे इमिग्रेशन ऑफिस या अथॉरिटीज लैक ऑफ ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से किसी की एप्लीकेशन डिनाई कर सकती है कनाडा के लिए। ये बहुत सारे क्वेश्चंस ट्रैवलर्स के दिमाग में आते हैं जब उनका वीजा रिफ्यूज होता है। तो सबसे पहली बात समझने की ये है, ट्रैवल हिस्ट्री का टूल एक तरह से टूल ही है। ये तभी यूज में आता है अगर ओवरऑल प्रोफाइल, बाकी विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री वाली जो प्रोफाइल है वो काफी स्ट्रांग नहीं है। जैसे ट्रैवल हिस्ट्री के केसेस कहां पर जरूरत नहीं है, अगर कोई सीनियर गवर्नमेंट पोजीशन पे कोई काम करता है और उसका फ्रेश पासपोर्ट भी है तो भी उसको कनाडा का वीजा मिलना बहुत बहुत आसान होता है। दूसरा, अगर किसी के बहुत सुपर फंड्स अवेलेबल है अपने अकाउंट में, 7 to 8 फिगर्स में उसका लगातार बैलेंस मेंटेन रहता है, उसके अलावा काफ़ी सारे एसेट्स भी हैं, तो उस केस में भी ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर हमने देखा है फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा मिलते हैं। अगर किसी के रिलेटिव्स कनाडा में रहते हैं जिनकी खुद की उनकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, कनाडा में उनके बिजनेसेस हैं, फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हैं और वो इन्विटेशन सेंड करते हैं, तो भी हमने नोटिस किया है कि फ्रेश पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़ा मिल जाते हैं। तो ये जो प्रोफाइल्स हैं या तो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो या फिर कोई सीनियर गवर्नमेंट पोजीशन पे हो या पॉलिटिकल पोजीशन हो या वहाँ पे कोई हो कनाडा में जो इनविटेशन भेज सके जिसकी प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रांग हो, तो उस केसेस में फ्रेश पासपोर्ट होल्डर्स को भी कनाडा का वीज़ा आसानी से मिल जाता है। तो इससे तो ये क्लियर होता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि बिल्कुल मैंडेटरी है ट्रैवल हिस्ट्री, राइट। अब ये सारी असेट्स या ये सारी चीज़ें हर एक के पास तो नहीं है, हमारे पास तो नहीं है। ना ही हम कोई गवर्नमेंट सीनियर गवर्नमेंट पोजीशन पे काम करते हैं, ना ही हमारे कोई पॉलिटिकल लिंक है, ना ही कनाडा में कोई ऐसा हमारा ब्लड रिलेटिव है जो सुपर स्ट्रांग प्रोफाइल वाला हो जो हमें इनविटेशन भेज सके, ना ही हमारे 7-8 फिगर्स में मैंडेटरी अकाउंट बैलेंस मेंटेन रहते हैं, ना ही हमारा अरबों का एम्पायर है। तो उस केस में हम तो एक आम नागरिक हैं और कनाडा जाना चाहते हैं, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें तो आप देखिए, जब भी कैनेडियन अथॉरिटीज देखती हैं कोई कनाडा अप्लाई कर रहा है तो ट्रैवल हिस्ट्री इसलिए देखी जाती है ताकि उसका इमिग्रेशन रिकॉर्ड का पता लगे कि वो कितने देशों में गया हुआ है। अब कोई फ्रेश पासपोर्ट होल्डर, एक ऑर्डिनरी प्रोफाइल वाला पर्सन एकदम से कनाडा का अप्लाई करता है तो उस केस में एम्बेसी सोच सकती है कि भाई आप इंडिया के आसपास तो कहीं घूमे नहीं हो। भाई लोग इंडिया से पहले जाते हैं तो थाईलैंड जाते हैं, दुबई जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं, मॉरिशस जाते हैं, बाली जाते हैं, मालदीव जाते हैं, आप सीधे सीधे कनाडा आ रहे हो, ऐसा क्यों, राइट। ये क्वेश्चन आता है। तो उस केस में क्या होता है, जैसे कि इन कंट्रीज का मैंने नाम लिया, आप ऐसे ट्रिप्स लगा सकते हैं। अब जैसे कि सारी अभी 2021 की अगर मार्च की बात की जाए तो ऐसा तो नहीं है कि ये सारी कंट्रीज ओपन है टूरिज्म के लिए। सिंगापुर क्लोज्ड है, बाली अभी ओपन नहीं हुआ है, मॉरिशस में मैंडेटरी क्वारंटीन है, थाईलैंड में मैंडेटरी क्वारंटीन है, श्रीलंका में ई वीजा में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दुबई हाउएवर ओपन है। तो हम अभी के ऑप्शन को कैसे यूज करें। आप दुबई के साथ क्लब कर सकते हैं टर्की को, ठीक। टर्की का वीजा ज्यादा टफ नहीं होता अगर आपके फाइनेंसेस अच्छे मेंटेन्ड हैं। तो अगर आपकी बेसिक ट्रैवल हिस्ट्री भी है तो भी आपको टर्की वीजा दे देता है। बट अगेन आप हमेशा
सारी चीजें इवेल्युएट करके ही किसी भी कंट्री का वीजा लगाएं, चाहे वो टर्की हो या कोई और हो। तो आप दुबई के साथ इजिप्ट को क्लब कर सकते हैं, आप यूक्रेन जा सकते हैं। यूक्रेन एक यूरोपियन कंट्री है और उसकी ट्रैवल हिस्ट्री काउंट होएगी, डेफिनेटली काउंट होएगी, तो आप यूक्रेन को भी क्लब कर सकते हैं दुबई के साथ। उसके साथ साथ रशिया ने अपनी टूरिस्ट विंडोज कब की ओपन की हुई हैं, आप रशिया का वीजा ले सकते हैं। और अच्छी बात यह कि रशिया स्टिकर वीजा दे देता है और फ्लाइट्स भी अवेलेबल हो जाती हैं। तो आप या तो दुबई और इजिप्ट बना सकते हैं, या यूक्रेन इजिप्ट बना सकते हैं, यूक्रेन को दुबई के साथ क्लब कर सकते हैं, या फिर आप यूक्रेन को रशिया के साथ क्लब कर सकते हैं, या रशिया को इजिप्ट के साथ क्लब कर सकते हैं। ये ऑप्शंस आप चूज कर सकते हैं एज ऑफ नाउ। उसके अलावा अब जैसे काफी सारे लोग हैं जो थाईलैंड जाते हैं और वो वहां पे मैंडेटरी क्वारंटीन को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उस केस में आप थाईलैंड भी जा सकते हैं। थाईलैंड के साथ आप मालदीव्स को कवर कर सकते हैं, तो ये भी ट्रैवल हिस्ट्री आपकी काउंट हो जाती है। अगर आप इन ऑप्शंस में से कोई एक ट्रिप भी ले लेते हैं, पहला पड़ाव तो ये हो गया कि हमारी आसपास की कंट्रीज कवर हो गई, राइट। अब दूसरा पड़ाव जो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रोफाइल आपकी नहीं है, काफी स्ट्रॉन्ग एसेट्स नहीं है, तो ये एक ट्रिप लगाने के बाद थोड़ा सा गैप दें और सेकंड ट्रिप अपना शेंगन का या यूके को ऐड करके कर सकते हैं। अगेन शेंगन भी मैं ये नहीं कह रहा बहुत आसान है, इजीली वीजा मिल जाता है, बट कंपैरेटिव टू कनाडा काफी आसान है। कनाडा क्यों मुश्किल है? देखिए कनाडा में लोग जाते हैं, वहां पे बहुत हाई क्वालिटी लाइफस्टाइल है, वहां पे सबको पसंद है, जो वहां पर जाता है वहीं पे बसने की सोचने लगता है। तो इसलिए कैनेडियन अथॉरिटीज जो हैं वो पहले से ही दे मेक श्योर कि वीजा ऐसे ही लोगों को दो जिन पे सबसे कम चांसेस हो कि वहां पे वो रुकेंगे, यानी जो अच्छी सैलरीज कमा रहे हो, जिनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी हो, जिनके एसेट्स काफी अच्छे हो, जिनका इमिग्रेशन रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन हो। इमिग्रेशन रिकॉर्ड कैसे पता लगता है? ट्रैवल हिस्ट्री से। तो ऐसे ही लोगों को आप वीजा दो ताकि वहां पर जाके उनके वीजा कन्वर्जन के चांसेस कम हो। या फिर कोई सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होता है, अब गवर्नमेंट जॉब हो भी सीनियर की, कोई एज इट इज कनाडा के लिए नहीं सस्पेंड करेगा या नहीं छोड़ेगा। ये अथॉरिटीज जानती है कि बहुत ही कम ऐसे परसेंटेज है ऐसे लोगों की जो अपनी अच्छी सीनियर गवर्नमेंट पोजीशन को छोड़ के कनाडा में सेटल होने का सोचेंगे, क्योंकि सबको पता है कि गवर्नमेंट जॉब इंडियंस के लिए क्या मायने रखती है, राइट। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का वीजा मिलना बहुत आसान होता है बाकी देशों के मुकाबले। अब आप जब ये सारे टूर्स कर लेते हैं, उसके बाद अगर शेंगन यूके में कोई भी एक आप अगर एक और टूर कर लेते हैं, तो उसके बाद आप मान के चलें कनाडा 99% डन है, क्योंकि आपका इमिग्रेशन रिकॉर्ड जो है काफी अच्छा बन गया है। आपको बस ध्यान ये रखना है आप जहां पर भी जाएं टाइम से जाएं और टाइम से आएं, कोई भी किसी भी तरीके से इमिग्रेशन में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही प्रिपेयर करके जाएं। देखिए वीजा रशिया का मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर जाना बिल्कुल तय हो गया आपका। इमिग्रेशन एक डिफरेंट सेक्शन होता है जहां पे वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, डाउट आने पर आपसे पूछ भी सकते हैं। तो आपके पास कंफर्म बुकिंग होनी चाहिए, आपके पास कैश होना चाहिए और आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि भी मैं रशिया सिर्फ घूमने आया हूं, मेरा कोई यहाँ पे वो नहीं है कि मैं यहाँ पे सेटल होऊंगा। सिमिलरली फॉर यूके, सिमिलरली फॉर टर्की, सिमिलरली फॉर यूक्रेन, ये सभी देश देखेंगे, राइट। आजकल तो दुबई भी देखने लगा है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट करें ताकि इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब ये आप ये ट्रिप्स कर लेते हैं तो यू नीड टू मेक श्योर कि एक ट्रिप और दूसरे ट्रिप के बीच में कम से कम 5 से 6 महीने का गैप होना चाहिए। यानी अगर आप कनाडा के लिए आज से प्रिपेयर कर रहे हैं तो 8 से 10 महीने का एक एस्टिमेट लेकर चलें, जिसमें आप एटलीस्ट 2 ट्रिप्स आउट ऑफ इंडिया की कर सकें और रीजनेबल अमाउंट बैलेंस मेंटेन कर सकें। रीजनेबल अमाउंट बैलेंस की क्या डेफिनेशन है, ये वेरी करती है प्रोफाइल टू प्रोफाइल। अगर कोई इंडिविजुअल महीने के 6 फिगर्स में कमाता है, 1 लाख प्लस उसकी सैलरी है, तो उस केस में वो अपना अकाउंट बैलेंस 10 लाख प्लस मेंटेन करके रखेगा, तो उसके लिए काफी बेनिफिट रहेगा। क्योंकि अगर आप 1 लाख की सैलरी दिखा रहे हैं और लेकिन आपके ऊपर बहुत ज्यादा लायबिलिटीज हैं, आपके ऑलरेडी 1 लाख की सैलरी में भी 70-80 हजार आपके हर महीने खर्च हो जाते हैं, तो काउंसलर की नजरों में, वीजा काउंसलर की नजरों में आपकी सेविंग हुई सिर्फ 20,000। तो 20,000 की सेविंग में आप कनाडा जाने का क्यों सोच रहे हैं? वो सबसे पहले ये सोचेगा। इसलिए हाई सैलरी का होना बहुत हेल्पफुल नहीं है अगर हाई सेविंग नहीं है। तो हाई सैलरी के साथ हाई सेविंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चीजों का भी ध्यान रखना है। इसके साथ अपनी फैमिली टाइज को भी दिखाइए। लोग यहाँ पे बहुत गलतियां करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लगा दिए, अपने पासपोर्ट, ऑब्वियसली पासपोर्ट तो सबमिट होगा ही होगा, उसके अलावा अपने एसेट्स को दिखा दिया, मगर वो फैमिली टाइज को नहीं दिखा पाते। अब एसेट्स में वो फिक्स डिपॉजिट दिखा देते हैं, जी मेरा तो 25 लाख का फिक्स डिपॉजिट है। आप कनाडा जाके भी अपना फिक्स डिपॉजिट रिलीज करवा सकते हैं, ऐसी बैंक आपको फैसिलिटीज देता है, ये सभी को पता है। तो इसीलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपकी फैमिली। आप बताएं कि आप मैरिड हैं, अपनी वाइफ के आईडी प्रूफ लगाएं, मैरिटल सर्टिफिकेट लगाएं,
अपने बच्चों की, अगर बच्चे हैं तो बच्चों की आईडी प्रूफ लगाएं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट अटैच करें कि मेरी ये फैमिली है जो मेरे पे डिपेंडेंट है और इन फॉर द सेक ऑफ देम आई नीड टू कम बैक। अगर आप सिंगल हैं और अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो सिमिलरली अपने पेरेंट्स के आईडी प्रूफ्स लगाइए, उनके आधार कार्ड की कॉपी या उनके पासपोर्ट की कॉपी अटैच करें और वहां पे अपना केस को रिप्रेजेंट करते हुए कवर लेटर पे ये चीज मेंशन करें कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूं एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन मी, सो आई हैव टू कम बैक टू टेक केयर ऑफ देम। इन चीजों को ध्यान रखना होता है। एसेट्स दिखाना, अपने फिक्स्ड एसेट्स दिखाना, प्रॉपर्टी दिखाना, बैलेंस दिखाना, ये सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट है ही। ट्रैवल हिस्ट्री दिखाना ये भी इंपॉर्टेंट है, बट अगर फैमिली टाइज आप नहीं दिखा पाते हैं तो काउंसलर की नजरों में ये रहेगा कि इंडिया आने का इसके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। तो इसमें चांसेस ज्यादा यही है कि ये वहां पर जाएगा और कोई ना कोई पीआर का या वर्क वीजा का रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। उनकी नजरों में ये सारे, सिर्फ इंडिया ही नहीं, सभी के सभी जो डेवलपिंग कंट्रीज के जितने भी सिटीजन हैं उनको वो ऐसी ही नजरों से देखते हैं, क्योंकि सिर्फ इंडिया ही नहीं बाकी देश के लोग भी ऐसे ही करते हैं। वो कनाडा जाते हैं और अपने वीजा को कन्वर्ट कराने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए ये सारी टिप्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आई एम वेरी मच श्योर कि आने वाले टाइम में आपका कनाडा का वीजा बहुत आसानी से लग जाएगा। इसके लिए अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं ट्रैवल हिस्ट्री के लिए या कहीं के लिए भी, तो आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, हम भी आपकी हेल्प डेफिनेटली करेंगे। अदरवाइज ये सारे वीजा आप खुद भी लगा सकते हैं। इस चैनल पे वो सारी डायरेक्शन दी जाती है जिससे आप ये सारे वीजा खुद घर बैठे लगा लें। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। इसके अलावा अगर आपके कोई कंसर्न्स हैं किसी और कंट्री को लेके, किसी और टॉपिक को लेके, तो आप उसे पोस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम उन पर भी नई इंफॉर्मेशन लेके बहुत जल्द आपके सामने आएंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय।